सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9 एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज कुणाल। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लास 9th वाले बच्चों को एनटीएससी की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। अगर वो ये जानना चाहते हैं कि मुझे क्या रूट फॉलो करना चाहिए एनटीएससी की तैयारी के लिए, क्या क्या चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एनटीएससी की तैयारी स्टार्ट करने से पहले, आज उन हर एक बात के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो लास्ट तक वीडियो देखना, बिकॉज ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप एनटीएससी की तैयारी स्टार्ट करने वाले हो तो। ठीक है, तो लास्ट में हम धीरे धीरे बातें करने वाले हैं। सबसे मेन जरूरी बात क्या होती है भाई, आप अगर किसी भी तैयारी करने जा रहे हो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, तो सबसे जरूरी बात क्या होती है कि आपको फुल डिटेल नॉलेज होनी चाहिए उस एग्जाम के बारे में। तो अगर क्लास 8 टू आप 9th मूव कर रहे हो या फिर 9 टू 10th जा रहे हो, फिर भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको ये कंप्लीट नॉलेज दे के जाएगी कि क्या आप राइट ट्रैक पे हो या फिर राइट ट्रैक पे नहीं हो। सो प्लीज लास्ट तक वीडियो देखना, हर एक चीज को नोटिस करना, उसके बाद फिर आप अपनी तैयारी में कैसे इंप्रूव कर सकते हो उन बातें पे भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बेसिकली जो बच्चे एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीएससी उनके लिए नया है, तो वो क्या जानना चाहेंगे, व्हाट इज एनटीएससी। तो बेसिकली एनटीएससी इज अ नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, है ना। अब फुल फॉर्म तो भाई बात हो गई कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, मतलब नेशनल लेवल पे हम स्टूडेंट्स के टैलेंट को सर्च करते हैं। आप अगर नाम तोड़ के देखो तो ये आपको मिल जाएगा, बट जो बेसिक इसका मोटो होता है इस एग्जाम का, ये 10th लेवल पे कराया जाता है एग्जाम आप लोगों के लिए। ये आपकी स्टडी, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो भाई सच में ब्रिलियंट बच्चे हैं, उनकी स्टडी को मोटिवेट या फिर सपोर्ट करने के लिए ये हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्कॉलरशिप दी जाती है पर मंथ। ये स्कॉलरशिप एग्जाम होता है बेसिकली, है ना, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपकी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए कि अगर बच्चा फाइनेंशियली वीक है, ठीक है, अगर बच्चा फाइनेंशियली वीक है तो उसको सपोर्ट किया जा सके ताकि वो अपनी पढ़ाई में उसकी रुकावट ना आए, वो पढ़ाई करता रहे। ठीक है, चलो अब आगे की बात करते हैं भाई। अब तो बात हो गई एनटीएससी की एग्जाम होता क्या है, अब कौन कौन इसको दे सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। अगर आप 9th में हो तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि मैं कब एलिजिबल होऊंगा, कब मुझे ये एग्जाम देने को मिलेगा, है ना, क्या क्या क्राइटेरियाज है जो मुझे फॉलो करने होंगे इस एग्जाम को देने के लिए। तो बेसिक क्राइटेरिया क्या है भाई कि ये एग्जाम बेसिकली क्लास 9th के बच्चों के लिए होता है, ठीक है, 10th के बच्चों के लिए, सॉरी, क्लास 10th के बच्चों के लिए होता है ना। क्लास 10th में आप एग्जाम को आप देते हो। क्लास 10th में करेंटली अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, उस ईयर में आप क्लास 10th में एनटीएससी का एग्जाम देते हो, बट उससे पहले आपको क्लास 9th में पास आउट होना है विथ मिनिमम मार्क्स, दैट इज 60% ओवरऑल आपका मार्क्स होना चाहिए क्लास 9th में। ठीक है, तो अगर आप क्लास 9th में 60% से कम हो तो प्लीज आप एनटीएससी की तैयारी ना करो। अदर भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं, अगर 60% के ऊपर हो तो यू आर इन सेफ जोन, यू कैन प्रिपेयर फॉर एनटीएससी। ओके, चलो अब ये बात हो गई। अब बात करते हैं भाई कि हमने एलिजिबिलिटी तो मेरी हो गई, अब मैं क्या क्या चीजें पढ़ूं कि मैं एनटीएससी की तैयारी कर सकूं, है ना, एनटीएससी की तैयारी कर सकूं। तो बेसिक बात, जो सबसे पहली बात ये आती है कि हम क्लास 9th में पढ़ रहे हैं तो 9th का सिलेबस जरूर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है इस एग्जाम में। ठीक है, तो 9th का सिलेबस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और 10th का भी सिलेबस इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको 10th में ही आप एलिजिबल हो गए इस एग्जाम को देने के लिए। तो 9th और 10th का सिलेबस तो इसमें पूछा ही जाने वाला है। तो बेसिकली जो आपकी एनटीएससी का सिलेबस होता है वो 2 हिस्सों में बटा होता है। ठीक है, एनटीएससी का जो सिलेबस होता है वो 2 हिस्सों में बटा होता है। फर्स्ट वन इज मैट एंड सेकेंड वन इज सेट। ओके, फर्स्ट वन इज मैट एंड सेकेंड वन इज सेट। आप देखो सेट क्या होता है इसके ऊपर भी बात करेंगे, और मैट क्या होता है इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कि क्या होता है। तो मैट की बात करो तो ये होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ओके, कि आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी है किसी भी प्रॉब्लम को करने के लिए, किसी भी चीज को सोचने के लिए, कि अचानक से आपको थोड़ा बहुत, है ना, घुमा के प्रॉब्लम कोई दे दिया जाए, कोई थिंकिंग वाली प्रॉब्लम दे दी जाए, तो क्या आप कर सकते हो, आपकी मेंटल स्टेट उतना है। तो ये बेसिकली वैसे प्रॉब्लम्स को कंसिडर करता है। ठीक है,
है ना। रीजनिंग वाला पार्ट आपने सुना होगा कि रीजनिंग क्या होती है, आपको रीजन बताना पड़ता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गेसिंग करनी पड़ती है, कुछ ट्रिक्स यूज करने पड़ते हैं, तो वो सारे पार्ट आते हैं आपके मैथ में, जो कि आपको 9th और 10th के सिलेबस में एक्चुअली नहीं पढ़ाया जाता है। तो आपको जो डिफरेंस मिलने वाला है बिटवीन 9th एंड 10th एंड एनटीएससी, वो यही मिलने वाला है, क्या, मैथ वाला पोर्शन। ठीक है, बाकी सेट तो आप पढ़ाई करते ही हो, जो 9th और 10th का सिलेबस आप पढ़ते हो वही बेसिकली क्या होता है आपका सेट। और सेट को हम अगर डिवाइड करें, ठीक है, टोटल पार्ट्स में, तो आप बोल सकते हो फर्स्ट वन इज साइंस पार्ट, सेकेंड वन इज मैथ्स जो कि आप पढ़ते हो ऑलरेडी क्लास 9th और 10th में, एंड थर्ड वन इज सोशल साइंस। ओके, ग्रेट, है ना। ये तीन चीजें हैं जो हम हमेशा पढ़ते आते हैं, पढ़े हुए हैं पहले से। तो ये तीन बातें तो हमें रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है, 9th और 10th पे अच्छे से पढ़ाई करनी है अगर आपको एनटीएससी क्रैक करनी है। तो ये आप जो सेट वाला पार्ट है ना, इसका फुल फॉर्म मैं यहां लिख देता हूं भाई, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट होती है भाई। चलो, ये हो गया। अब इतनी चीजें आपको क्लास 9th और क्लास 10th में पढ़ाई जाती हैं। ये चीज आपको अलग से मिलती है, डिफर करती है, यही आपका डिसाइड करती है क्लास 9th से अगर आप इसको पढ़ते जाते हो तो ये बेस्ट होता है आपके लिए। सो मेक श्योर कि आप इसको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी एनटीएससी प्रिपरेशन में। ठीक है, तो इसको हल्के में ना लें। आप देखो, सारे बच्चे, मैं हमेशा बोलता हूं बार बार एक ही बात, कि आप एक काम करो, जैसे आप पढ़ाई करते हो, क्लास 9th में पढ़ाई कर रहे हो, क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हो, तो आप क्लास 9th और क्लास 10th का सिलेबस तो करोगे ही अच्छे से। जो अलग से आपको एक अपने एफर्ट डालना है अपनी प्रिपरेशन में फॉर एनटीएससी, वो किस में डालना है, आपको मैथ वाले सेक्शन में, बिकॉज वो आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। तो उस पर आप ध्यान दो और उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो स्टार्टिंग से ही। इसको भी आप अपने सिलेबस में ही कंसिडर करते हुए चलना। क्लास 9th वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, इसको आपको स्टार्टिंग से ही आपके सिलेबस में कवर करते हुए चलना है, तभी आप एक्सेल कर पाओगे एनटीएससी के एग्जाम में। मैं भी इसकी फुल डिटेलिंग भी बताऊंगा, ठीक है, स्कोर भी बताऊंगा, कितना मार्क्स का पूछा जाता है, कितना इंपॉर्टेंट है, सिलेबस कितना होता है, ठीक है, सारी बातें बताऊंगा मैं आगे धीरे धीरे, टेंशन वाली कोई बात नहीं। चलो अब बात करते हैं भाई कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। पहले तो एग्जाम आपका ऑफलाइन होता है, ठीक है, बट अभी कोविड के सिचुएशंस की वजह से अभी कुछ फिक्स नहीं है, मोस्टली ऑनलाइन भी हो सकता है, तो दोनों मोड में अवेलेबल होगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एनटीएससी का जो एग्जाम होता है, क्या वो बोर्ड की तरह ही, जैसे क्लास 10th का बोर्ड देते हो आप, ठीक है, क्लास 10th का बोर्ड देते हो, तो क्या 6 बार हमें एग्जाम देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, आपको 6 बार नहीं देना है एग्जाम। इसके 2 एग्जाम्स ही होते हैं, ठीक है, फर्स्ट वन इज स्टेज 1 एंड सेकेंड वन इज स्टेज 2। ये होता है आपका स्टेज 1 का, ये होता है आपका स्टेज 2 का। ओके, स्टेज 1 में आपसे स्टेट लेवल की बातें की जाती हैं, स्टेट लेवल पे होता है ये टेस्ट। और जो सेकेंड लेवल होता है, सेकेंड स्टेज होता है, वो ओवरऑल नेशनल, ओवरऑल इंडिया लेवल पे होता है, वो नेशनल लेवल पे। ओके, ये नेशनल लेवल पे होता है स्टेज 2। अब हर स्टेज में आपके पास, मैंने अगर सब्जेक्ट्स बताए, तो जैसे आप पढ़ते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ये सारी चीजें आप पढ़ते हो कब? 9th और 10th में। एनटीएससी के लिए जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो 2 होते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको, वो क्या, दोनों अलग अलग होते हैं। फर्स्ट वन इज सेट पार्ट एंड सेकेंड वन इज मैथ पार्ट। अब आदत डाल लो सेट और मैथ बोलने की, ठीक है, क्योंकि ये आपको हर जगह मिलने वाला है, तो यहाँ पे भी वो चीजें होंगी और यहाँ पे भी होंगी, सेट प्लस मैथ। ओके, ग्रेट। अब देखो, टोटल आपका जो फर्स्ट स्टेज वाला पार्ट होता है, वो टोटल आपका आता है 200 मार्क्स का। ओके, सेम स्टेज 2 के लिए भी है। तो बेसिकली जो आपका सेट होता है ये 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, ये, और मैथ भी 100 मार्क्स का होता है। आप ये समझने की कोशिश करो कि 9th में हो, आप पढ़ाई कर रहे हो साइंस की, मैथ्स की, सोशल साइंस की, वो
टोटल मिला के 100 मार्क्स का आने वाला है। बट आपका मैथ वाला पार्ट जो आप अगर नहीं करते हो कि भैया मैं ये सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता है, हम कैसे इसकी तैयारी करें, तो वो 50% ऑफ योर एग्जाम कवर करता है भाई। तो आप उसको स्टार्टिंग से ही मजबूत करते हुए चलना है आपको। ओके, तो सारे बच्चे उस पर ध्यान देंगे कि कितने घंटे का पेपर होता है। इसके ऊपर बात कर लेते हैं भाई। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है आपका। पहले होगा आपका मैथ 2 आवर्स का, ओके, 2 आवर्स का। उसके बाद आपको गैप मिलता है फिर 2 आवर्स का। फिर 2 आवर्स में आपका क्या होता है भाई, सेट वाला एग्जाम, ठीक है। तो टोटल 4 घंटे का आपका ड्यूरेशन आपको मिलता है, ठीक है। और बीच में गैप भी मिलता है दोनों एग्जाम के बीच में। तो टाइम की टेंशन नहीं है, रिलैक्स होकर पेपर देना है आपको। टाइम बहुत है बट पेपर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जरूर होता है, इसलिए आपको अपना फॉर्मेट चेंज करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ठीक है। उसके ऊपर भी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। ग्रेट। अब एक बात चीज मैं बता दूं भाई, यहाँ पे सेट में भी हमने कुछ पार्ट्स पढ़े थे, उनके ऊपर भी मैं डिटेलिंग कर देता हूं कि पार्ट्स में पार्ट बाय पार्ट कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो सेट में जैसे मैंने बताया था आपको 3 चीजें होती हैं। साइंस होता है आपका, ठीक है, मैथ्स होती है आपकी, सोशल साइंस होती है आपकी SST, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि साइंस भी आपका 40 मार्क्स का आता है, मैथ्स आता है आपका 20 मार्क्स का, और SST भी आती है 40 मार्क्स की, ठीक है। तो आपको जो अपने रेगुलर है ना, रेगुलर आप चीजें पढ़ते हो, उनको भी अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। इन तीनों चीजों को कोई भी चीज स्किप नहीं करना है, अच्छे से पढ़ाई करते चलना है। मेन चीज जो स्टार्टिंग से 9th वालों को मैं गाइड करने आया हूं तो मुझे बतानी चाहिए, वो ये कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उसका फुल नॉलेज होना चाहिए आपके पास, एक भी डाउट नहीं होना चाहिए आपके पास अगर पढ़ाई कर रहे हो तो, ठीक है। तो उसके ऊपर ध्यान देंगे, बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं भाई कि NTSC के बारे में जान लिया हमने, एग्जाम कैसे होता है, कहाँ देना है, कितने पार्ट्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, ठीक है। तो जो ये ओवरऑल सबके लिए जनरल होगा 2021 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, तो ये अगली बार भी होने वाला है, तो उसके लिए रिलैक्स रहो। मंथ सेम होगा, डेट्स भले बदल सकती हैं, ओके। तो आपके पास 3 मेथड होते हैं किसी भी एग्जाम को, NTSC एग्जाम को भरने के लिए। या तो आपका स्कूल कंडक्ट कराता है, या तो लाइसेंस ऑफिस जा सकते हो आप, या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। बट इन दोनों प्रोसेस को करने के बाद आपको फॉर्म यहीं पे सबमिट करना पड़ता है। तो जिन बच्चों का स्कूल नहीं कराता है NTSC, आप टेंशन नहीं लो, ठीक है। अगर स्कूल कराता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है आपका फॉर्म भरने की, ठीक है। ये क्या लेते हैं भाई, पूरी जिम्मेदारी लेते हैं आपका फॉर्म भरने का। तो स्कूल वाले अगर नहीं करा रहे हैं तो आप यहां से जाके फॉर्म ले सकते हो। फॉर्म आपको लेना पड़ेगा, प्लस हेड मास्टर की अपने साइन करानी पड़ेगी आपको, प्रिंसिपल सर की साइन इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। फिर भर के आप यहीं पे फिर से सबमिट कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिशन माना जाता है। अगर आप फॉर्म लेते हो, हेडमास्टर सर के अपने साइन कराते हो, उसके बाद फिर वहीं जाके सबमिट कर देते हो, तो वो आपकी फिर कंप्लीट फॉर्म होती है। या फिर ऑनलाइन लेते हो तो ऑनलाइन में भी सेम है आपका, कि एप्लीकेशन में साइन तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो 3 बातें हैं, आप सर्च कर लेना आपकी स्टेट में कहाँ होता है, आपके स्कूल कराते हैं या नहीं कराते हैं, या फिर ऑनलाइन कर सकते हो, तो वो चीज़ें अलग हैं, ठीक है। एप्लीकेशन मोड आप ऑफलाइन भर सकते हो, स्कूल वाले ऑफलाइन होते हैं, आप ऑनलाइन भी भर सकते हो, मैंने बताया, ठीक है। डेट ऑफ एप्लीकेशन लास्ट जुलाई तक हो सकता है 2021 के लिए अनाउंस हो जाए, तो सारे बच्चे एक्टिव रहना लास्ट ऑफ मंथ के जुलाई में, ठीक है। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से साइन लेके जमा करना होता है, वो चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। अब एग्जाम डेट्स की बात कर लेते हैं कि जनरल ओवरव्यू अगर लें तो एग्जाम की डेट्स कब आती हैं। तो बेसिकली आपकी जो फॉर्म की डेट्स आती है, ठीक है, फॉर्म की डेट्स आती है फॉर्म भरने के लिए, वो आती है आपकी कब, सितंबर लास्ट तक या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में, ठीक है। ये थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, तो उसके लिए जस्ट आप रिलैक्स रहो, ठीक है, वो चीज़ें क्लियर हैं। एग्जाम की डेट हो सकती है स्टेज 1 के लिए कब भाई, स्टेज 1 के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्टेज 1 की एग्जाम की डेट आप बोल सकते हो नवंबर लास्ट तक हो सकती है, ठीक है, नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर स्टार्टिंग, ठीक है, दिसंबर स्टार्टिंग या फिर नवंबर लास्ट में। अगर रिजल्ट की बात करें तो ये आता है जैन में या फिर फेब में, ठीक है। मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू लेके चल रहा हूँ हर साल के लिए, ठीक है। और मई लास्ट में या फिर जून में आपका क्या होता है, स्टेज 2 का एग्जाम, स्टेज 2 का एग्जाम, ये हो गया रिजल्ट ऑफ स्टेज 1, ठीक है।
स्टेज 1। ग्रेट, ये हो गया बेसिक ओवरव्यू, बेसिक नॉलेज आपके एग्जाम के बारे में कि कब फॉर्म की डेट्स आती हैं, कब स्टेज 1 का एग्जाम होता है, कब रिजल्ट आती है, कब स्टेज 2 का होता है, फिर उसके 1 महीने बाद जुलाई तक हो सकता है आपका रिजल्ट भी आ जाता है स्टेज 2 का। इस बार का ड्यू टू कोविड सारी चीज़ें डिस्टर्ब हैं, तो उसके लिए आप प्लीज़ ऑफेंड मत होना, वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब चलिए। एक जनरल ओवरव्यू जो होता है वो ये होता है, ठीक है। चलो अब आगे बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में जो मैंने बताया कि आपकी 9th और 10th से जो डिफरेंस होता है एनटीएससी में, वो मैथ वाला पार्ट होता है। तो मैथ वाले पार्ट में आपको इतनी चीजें पढ़नी होती है, अप्रॉक्सीमेट आपके 20 चैप्टर्स होते हैं इसमें, ठीक है। मैथ वाले सेक्शन में 20 चैप्टर्स होते हैं, तो 20 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। आप चैप्टर्स के अगर नाम लिखना चाहो तो नोट कर सकते हो, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद मैथ्स की बात करें तो मैथ्स वाले सेट में, मैथ्स वाले पार्ट में इतनी चीजें पढ़नी होती है जो 9th प्लस ये जो सिलेबस होता है वो 9th प्लस 10th को मिला के होता है। तो 9th और 10th वाले बच्चे आप ध्यान देना कि दोनों साल की स्टडी आपको करनी है बिफोर गिविंग द एनटीएससी एग्जाम, ठीक है। अब साइंस की बात करें तो साइंस में इतनी चीजें आपको पढ़नी है, ये भी क्या है 9th प्लस 10th बेस्ड है। ग्रेट, सोशल साइंस भी 9th प्लस 10th है। अब देख सकते हो कि सोशल साइंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा इक्वल टू साइंस होता है, बट चैप्टर्स के लिस्ट आपको अच्छी खासी मिल रही है। तो आपको स्टार्टिंग से ही सोशल साइंस अच्छे से पढ़नी है, जम के पढ़नी है। एनसीईआरटी या फिर स्टेट बोर्ड, मैं इसके लिए यहीं पे भी टिप्स लिख दे रहा हूँ कि स्टेट बोर्ड की बुक्स आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। स्टेट बोर्ड की बुक्स आप कंप्लीट करते हुए चलेंगे, अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि आप अगर 9th में हो तो आप स्टार्टिंग से ही पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हो। तो अपने अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, एक्स्ट्रा बुक हेल्प बुक्स नहीं पढ़ पा रहे हो, तो एटलीस्ट अपने बोर्ड्स की बुक्स अच्छे से पढ़ना, हर एक चीज नोटिस करते हुए चलना है, ठीक है। ग्रेट, चलो अब बात कर लेते हैं भाई कि मैथ वाले सेक्शन जो हमें नहीं पता होता है कहाँ से पढ़ना है, कैसे करना है, तो उसके लिए बुक्स क्या लें, कौन सी बुक्स हमें लेनी चाहिए। तो सबसे मैथ वाले सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स क्या होती है भाई, RS अग्रवाल की आप वर्बल एंड नॉन वर्बल ले सकते हो, या फिर अगर और बुक्स लेना चाहते हो प्रैक्टिस करने के लिए तो आप अरिहंत दिशा की भी ले सकते हो, ये वाले बुक, ओके। फिर ये बुक्स करने के बाद जो इंपॉर्टेंट होती है वो क्या होता है आपका प्रीवियस ईयर। आप बुक्स के कोई भी चैप्टर कंप्लीट करना, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर जरूर करते जाना हेल्प बुक्स के लिए। तो प्रीवियस ईयर की बुक भी आप ले सकते हो, अगर आप PDF नहीं अवेलेबल है आपके पास तो प्रीवियस ईयर की भी बुक ले लेना आप लोग, वो वही बहुत हेल्प करती है, वो तो मस्ट है, ठीक है। किसी भी एग्जाम के लिए आप जब तक उसके पिछले साल के क्वेश्चंस नहीं देखते हो तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि व्हाट इज द लेवल ऑफ एग्जाम, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं भाई सेट के बारे में। तो सेट के लिए पहले तो अपनी स्टेट बोर्ड की सारी बुक्स करनी है आपको, उसके बाद दिशा की ये बुक ले सकते हो, या फिर ये बुक आप ले सकते हो, MC ग्रॉ हिल ले सकते हो, या फिर एक बुक मैं और ऐड कर दे रहा हूं विच इज अरिहंत, ओके। अरिहंत की आती है एक बुक, वो भी ले सकते हो सेट वाले पार्ट के लिए। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है आपकी स्टेज 2 वाले एग्जाम के लिए, तो उतना ज़्यादा फोकस्ड करके आपको ये दोनों ज़्यादा बुक्स फोकस करनी है, अरिहंत और दिशा। आप स्टार्टिंग से इनके ऊपर फोकस करते रहो और थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर, ठीक है। ये वाली थोड़ी थोड़ी बुक्स ही करनी है, बट दोनों तीनों से पहले आपको क्या करना है, स्टेट बुक की जो भी है या फिर NCERT, ठीक है। NCERT आपकी मस्ट है, इसको जरूर स्टार्टिंग से ही करते जाना, ये मस्ट है आपके लिए। प्लस प्रीवियस ईयर इसके लिए भी आपको लगाते हुए चलना है, ठीक है ना। ये कंप्लीट भाई गाइडेंस है कि आपको स्टार्टिंग से क्या क्या चीजें करते हुए चलनी है। तो NCERT भी लगाते हुए चलना है, प्रीवियस ईयर भी लगाते हुए चलना है, और अगर टाइम आपको मिले तो ये वाले भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स इस बुक से भी आपको लगाते रहना है। जो मस्ट है वो है, फिर ये है और अरिहंत, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं भाई कि एक्चुअली अब हमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं। सारी कंप्लीट नॉलेज हो गई एग्जाम के बारे में, कंप्लीट डिटेलिंग भैया आपने बता दी। अब ये बता दीजिए एग्जाम के बारे में पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो वो देखो, पहली बात जो आपको समझनी चाहिए कि आपका सिलेबस लंबा है, ठीक है। क्लास 9th वाले बच्चे कि आपको 9th और 10th दोनों पढ़ते हुए चलना है। अगर स्टेज 1 या फिर स्टेज 2 NTSC को बेसिकली अगर क्रैक करना है तो आपको दोनों ईयर के
जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। सो आपके माइंड का जो पॉइंट आउट होना चाहिए, माइंड में पहले से ही बैठ जाना चाहिए ये चीज़ कि मैं अगर 9th का पढ़ रहा हूँ तो मुझे अभी से इसको अच्छा करते हुए चलना है, क्योंकि 10th में तो 10th का पढ़ना ही है आपको। तो 9th का अगर अभी से स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो 10th में सिर्फ 10th वाली चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी होंगी। तो सिलेबस का ध्यान पहले माइंड में रखो, ठीक है। जो बेसिक टिप्स है भाई कि सिलेबस का ध्यान रखना है कि 9th प्लस 10th जरूरी है, प्लस आपको किसी भी सेक्शन को वीक नहीं करना है, ठीक है। कोई भी सेक्शन आपका वीक नहीं होना चाहिए, हर सेक्शन को आपको स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है। बिकॉज आपको एवरेज नहीं बन रहा है कि मैं जस्ट क्रैक कर लूँ एग्जाम, नो, है ना। अगर बाउंड्री पे हो तो बाउंड्री वाले बच्चे सबसे खतरनाक होते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। तो डोंट बी एन एवरेज स्टूडेंट, आपको स्टार्टिंग से ही सारी चीजें अच्छे से क्लियर करते चलनी है। और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि डाउट्स आपके पास नहीं होने चाहिए, कोई भी किसी भी प्रकार के किसी भी टॉपिक में। आप अगर टॉपिक कर चुके हो तो उसके पीछे आपके पास डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद भी आप पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं कि आपने पढ़ाई तो अच्छे से करी। देखो पढ़ाई इज अलग थिंग होती है कि आप और कोई चीज़ें करते हो, ठीक है, प्रैक्टिस करते हो। जो ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ सिलेबस का तो ध्यान आपको रखना ही है। फिर इसके साथ साथ आप या तो कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, या फिर अगर फ्री में पढ़ना चाहते हो तो हमारा प्लेलिस्ट रेडी है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आपके लिए प्लेलिस्ट भाई रेडी है, वहां से भी चीजें कर सकते हो, या फिर कोई कोचिंग का देखना चाहो तो वो ले सकते हो। इसके बाद आपकी बुक्स आपकी हेल्प करेंगी ही, जो हेल्प बुक्स मैंने बताई वो ले सकते हो। अगर चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, वहां से भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भाई कि डाउट्स, सिलेबस और किसी भी टॉपिक को स्ट्रॉन्ग वीक नहीं रखना है, ठीक है। लेकिन अब हमें हैबिट क्या होती है, थोड़े से अपने देखो थिंकिंग को भी आपको डेवलप करना होगा। बिकॉज आप अगर अप्रोच आपका गलत होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, अभी तक हमारी क्या हैबिट होती है कि हम डेफिनेशन वाले प्रॉब्लम्स या फिर एक्सप्लेनेशन वाले प्रॉब्लम्स ज़्यादा करते आए होते हैं अपने स्कूल्स पे, क्योंकि हमें वही दिए गए होते हैं आज के पहले थोड़े बहुत। अब लेकिन आपको क्या मिलने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको एग्जाम्स में। तो इसमें बेसिकली क्या होता है भाई, आपको क्वेश्चन का स्टेटमेंट गिवन होता है और उसके 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, ठीक है। और चारों में से कोई एक बहुत ही क्लोज होते हैं, चारों कोई एक सही होता है आपको, तो उनमें से एक को पिक करना होता है और उसे पॉइंट आउट करके लिखना पड़ता है। तो आपको जो अब अपनी स्ट्रेटजी रखनी है वो इस टाइप से रखनी है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, क्योंकि आपके लिए वो आने वाला है। और एनटीएससी में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नो नेगेटिव मार्किंग, आपकी गलती पर भी मार्क्स नहीं कटते हैं, तो वो बोनस पॉइंट है। सो उसको यूज करो, ठीक है। वैसे हमारी हैबिट होती है नो नेगेटिव की, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज तक बोर्ड्स में हमारे नंबर कटते कहाँ हैं, जितने लिख के आते हैं उतने नंबर्स मिल जाते हैं, है ना। तो वो बात हो गई। अब इसके बाद जो एक बेसिक बात आती है भाई कि हमारा जो पेपर पैटर्न होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, तो हमें तैयारी भी किसके अकॉर्डिंग करनी है, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग करनी है। और बीच बीच में आपको टेस्ट भी अपने देते रहने हैं कि आपने सही ट्रैक पे हो या फिर गलत ट्रैक पे हो। ट्राई करो, अगर पहली बार 40% नंबर आते हैं तो अगली बार 50 लाने हैं, फिर 60 लाने हैं, फिर 70 लाने हैं, बट ट्राई करना है धीरे धीरे। जब इम्प्रूव हो रहे हो तुम अच्छे, तो 90% तक, 80 to 90% तक के अपने मार्क्स लाने की कोशिश करो, ठीक है। ये अप्रोच रखते जाओ, धीरे 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 इंक्रीज करते जाओ हर टेस्ट में अपने मार्क्स, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये बातें हो गई भाई आपकी कि आप कैसे तैयारी करनी है, स्टार्टिंग करनी है 9th से अगर कर रहे हो या फिर 10th से कर रहे हो, तो 9th वाला पार्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको स्किप मत करना, ठीक है। दोनों पार्ट्स आपको मजबूत करके जाने हैं, क्योंकि अगर एक कुर्सी के 4 पैर होते हैं भाई, तो 3 पे आप कुर्सी नहीं टिका सकते जब तक चारों पैर नहीं होंगे उसके। तो ये बात ध्यान में रखना। कुछ बच्चे बोलते हैं भैया 9th पढ़ना जरूरी है, भाई बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बेस है आपका। अगर वो छोड़ के जाते हो तो समझो अपने आप को आप कमजोर करके जा रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एनटीएससी, ठीक है। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया था, एनटीएससी क्या है, स्कॉलरशिप एग्जाम। तो आपको पहली बेनिफिट होती है भाई कि ये आपको स्कॉलरशिप देती है, ठीक है। स्कॉलरशिप देती है जब तक आप पढ़ना चाहते हो तब तक के लिए। अगर आप 11th या फिर 12th में हो तो आपको मिलते हैं
मंथली बेसिस पे 1250 रुपये, ठीक है। या फिर हायर लेवल की स्टडी कर रहे हो आप, हायर लेवल की, तो उसमें मिलते हैं आपको 2000 पर मंथ, ठीक है। तो मैंने बोला ना, ये आपकी स्टडी को सपोर्ट करने के लिए है, आपको मोटिवेट, फाइनेंशियली वीक ना पड़ो आप, इसलिए ये आपको मिलता है, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे बोलेंगे भैया ये तो मेरे लिए बहुत ही कम है ना, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। तो भाई बेनिफिट है उसको जो समझो कि तुम आज अगर नहीं देना चाहते हो कोई बात नहीं, बट आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद तुम्हें कोई ना कोई एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। जेई हो, या फिर इंजीनियर बनना चाहते हो तो जेई देना पड़ेगा, या फिर डॉक्टर बनना चाहते हो तो नीट देना पड़ेगा, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हो तो वेरियस एग्जाम्स हैं आपके, सारे देने पड़ेंगे। तो आपकी जो थिंकिंग होनी चाहिए प्रॉब्लम्स को करने की, है ना, पेपर्स को अटेम्प्ट करने की, या फिर अपने जो कंपटीशन एग्जाम्स देते हो उनको टैकल करने की, तो वो चीज़ें अभी से अगर आपके अंदर आने लगती हैं तो आप आगे जाके बहुत ही अच्छा एक्सेल करने वाले हो। सो दैट्स वाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि जो बच्चे एनटीएससी में अच्छा एक्सेल करते हैं वो आगे जाके हर फील्ड में अप्रॉक्सीमेट एक्सेल करते हैं, बिकॉज उनको टॉप करने की, एक्सेल करने की आदत 9th 10th से ही लग जाती है। आप अभी उतना नहीं सोच सकते हो, आप मेरे छोटे भाई हो। सो दैट्स वाई आई एम रिकमेंडिंग यू कि आप एनटीएससी की प्रिपरेशन जरूर करो, नॉट फॉर मनी, जस्ट फॉर योर नॉलेज, कि आप अपने नॉलेज इंक्रीमेंट के लिए जरूर तैयारी करो, ओके। तो ये रही आज की बात कि आप 9th में हो या फिर 10th में हो तो आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हो तो यू मस्ट ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। जस्ट गो एंड सर्च रैंकर्स एनटीएससी, ओके, रैंकर्स एनटीएससी ऑन टेलीग्राम। जस्ट सर्च एंड ज्वाइन द ग्रुप, बिकॉज वहाँ पे आपको अगर तैयारी करते हो आप तो हर चीज़ मिलती है, नोट्स मिलती है, आपको डीपीपीज मिलती हैं, ठीक है। बाकी क्लासेस जो रेगुलर बेसिस पे चलती हैं उनकी सारी लिंक्स मिलती हैं, जो हम हर चीज़ें नहीं यूट्यूब पे प्रोवाइड करते हैं, कुछ चीज़ें वो वहाँ पे भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज़ ज्वाइन द ग्रुप अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो। बाकी अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उन्हें भी मोटिवेट करो कि भाई आप तैयारी शुरू करो। अगर आप दोनों साथ में करते हो तो दोनों के लिए एक्सेल होगा। सो दैट्स वाई शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, बाकी अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।